नमस्कार दोस्तों, उड़ान एस एकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। उड़ान एस एकेडमी ने पीएससी विद्यार्थी ध्यान में रखते हुए एमसीक्यूज की एक श्रृंखला चलाई है, जिसमें अलग अलग विषयों के टीचर अलग अलग टॉपिक के एमसीक्यूज लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं आपके सामने। इसी क्रम में मैं मोहम्मद रियाज खान आपके सामने इंडियन ज्योग्राफी के भारतीय मृदा के एमसीक्यूज लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। आशा करता हूं कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि उड़ान एस एकेडमी ने दिवाली के शुभ अवसर पर 22 से 27 अक्टूबर तक अपने विभिन्न कोर्सेज पर 50% की भारी छूट दी है, जिसमें शिक्षक भर्ती परीक्षा हेतु कॉम्बो पैक और व्यापम स्पेशल की कॉम्बो पैक भी आपको प्रोवाइड की जा रही है 50% की विशेष छूट पर। इसके अलावा गणित, हिंदी, बाल विकास, इंग्लिश और कंप्यूटर जैसे विषयों पर भी 50% की छूट दी गई है। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और उड़ान एस एकेडमी की मेन ब्रांच रायपुर में भी आके संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब इस वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहला प्रश्न हमारा है, चलिए देखिए सबसे पहला प्रश्न, काली मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला, यह मृदा चूने और लौह तत्व से समृद्ध होती है। बिल्कुल, चूने और लौह तत्व से समृद्ध होती है। यह मिट्टी क्षारीय प्रकृति को दर्शाती है। इसके अलावा दूसरा, यह अति अल्प समयावधि तक आर्द्रता बनाए रखती है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये लंबे समय तक क्या कर सकती है? आर्द्रता को अपने अंदर बनाए रख सकती है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि यह मुख्य रूप से दक्कन पठार में पाई जाती है। दक्कन के पठार में ही ये काली मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि दक्कन के पठार का निर्माण कौन सी चट्टान से हुआ है? बासाल्ट लावा चट्टानों से हुआ है, और लावा चट्टानों के अपरदन से ही कौन सी मिट्टी बनती है? काली मिट्टी निर्माण होता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, यानी कि पहला और तीसरा स्टेटमेंट आपका सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? सही जवाब होगा। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारत की पीठ में मृदाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला, पीठ में मृदाएं यानी पीठ प्रकार की मिट्टी, जिसे हम क्या कहते हैं? दलदली मृदा भी कहते हैं। चलिए इसमें क्या कह रहा है? इन मृदाओं में ह्यूमस और जैविक पदार्थों की कमी होती है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, इस मिट्टी में ह्यूमस और जैविक पदार्थ सबसे अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दलदली जगह की मिट्टी और दलदली क्षेत्र में ही इनका क्या होता है? सर्वाधिक विकास देखने को मिलता है। इसके अलावा सामान्यतः यह मृदाएं आर्द्रता और भारी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। बिल्कुल, जहां पर वर्षा अधिक होती है और आर्द्रता अधिक होती है, वहीं पर ये मिट्टी पाई जाती है। यानी कि दोनों स्टेटमेंट क्या है आपका? सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला, काली मिट्टी स्थानीय रूप से रेगूर मिट्टी के नाम से जानी जाती है। बिल्कुल, काली मिट्टी को ही क्या कहते हैं? रेगूर मृदा भी कहते हैं। इसके अलावा काली मिट्टी उष्णकटिबंधीय चरनोजेम के नाम से जानी जाती है। बिल्कुल, ये भी याद रखिएगा कि काली मिट्टी को उष्णकटिबंधीय चरनोजेम के नाम से भी जाना जाता है। अगला, रेगूर मिट्टी बिहार तथा उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। यार ये गलत हो जाएगा, क्योंकि रेगूर मिट्टी जो है यानी काली मिट्टी जो है यूपी बिहार में नहीं। यूपी बिहार में तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यूपी बिहार में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला, रेगूर मिट्टी लावा के अपरदन से विकसित हुई है। बिल्कुल, लावा के अपरदन से कौन सी मिट्टी बनी है? रेगूर मिट्टी, यानी ये स्टेटमेंट सही है। क्या पूछ रहा है? उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, सही है? तो पहला, दूसरा, चौथा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। पहला, दूसरा, चौथा सही है। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि लाल मिट्टी के संबंध में सही कथनों पर विचार करिए। लाल मिट्टी के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें लाल मिट्टी में समझिएगा, यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। तो भैया कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है, न कि लाल पीली मिट्टी या लाल मिट्टी। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इसमें आयरन ऑक्साइड होता है। ठीक है, लाल रंग किस वजह से? तो आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है। तो ये आयरन ऑक्साइड होता है, ये स्टेटमेंट सही है। इसके अलावा इसमें उच्च जल संभरण क्षमता पाई जाती है। संभरण का मतलब होता है जल धारण क्षमता। उच्च जल धारण क्षमता तो काली मिट्टी में पाई जाती है, लाल मिट्टी में नहीं पाई जाती। इसलिए ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो जा रहा है? गलत हो जा रहा है। चलिए चौथा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इसमें नाइट्रोजन की उच्च मात्रा पाई जाती है। तो याद रखिए कि भारत की सभी मिट्टियों में, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने कहा कि भारत की सभी मिट्टियों में एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम ऑलमोस्ट सभी मिट्टियों में क्या होती है? कम होती है। तो ये कहना कि उच्च मात्रा में पाई जाती है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो फिर सही क्या हुआ? और पूछ क्या रहा है? उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही पूछ रहा है, तो केवल दूसरा ही आपका क्या सही है, यानी केवल दो आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि लाल और पीली मृदा के संबंध में कौन सा कथन सही है? लोहे के ऑक्साइड के कारण लाल रंग, बिल्कुल हम जानते हैं। जल योजित न होने के कारण यह पीली दिखाई देती है।
जल योजित ना होने के कारण ये पीली दिखाई देती है। तो पीला रंग किसकी वजह से होता है? तो फेरिक ऑक्साइड के कारण पीला रंग और फेरस ऑक्साइड के कारण लाल रंग होता है। ये आप याद रखेंगे। तो जल योजित ना होने के कारण, ठीक है, यह पीली दिखाई देती है, तो ऐसा नहीं है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसके अलावा इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो लाल पीली मिट्टी में मैं फिर कह रहा हूं, ह्यूमस, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सब क्या पाई जाती है? कम पाई जाती है सभी मिट्टियों में। इसके अलावा यह उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कुछ भागों में पाए जाते हैं। बिल्कुल, ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे राज्यों में पाई जाती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो पहला और चौथा आपका क्या है? सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? सही जवाब होगा, पहला और चौथा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि खादर प्रदेश से संबंधित कथनों पर विचार करिए। यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? खादर प्रदेश की बात कर रहा है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? यह बांगर प्रदेश के बाद निम्न भूमि में फैला है। निम्न भूमि मतलब बांगर प्रदेश, अगर मध्यवर्ती मैदान की बात करें तो याद रखेगा इसके पश्चिमी भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बांगर। और जो निचला भाग है, निचली भूमि है, वहां पर कौन सा जलोढ़ पाई जाती है? तो नई जलोढ़ यानी खादर पाई जाती है। तो इसके निम्न भूमि में फैला हुआ है, मतलब नीचे वाली भूमि फैला हुआ है। बिल्कुल सही है। उसके बाद ये पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि यह वह भूभाग है जहां नदियों के बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुंचता है, जिसे बाढ़ का मैदान या कछारी मैदान कहा जाता है। बिल्कुल याद रखेगा, इस खादर में प्रतिवर्ष क्या आती है? बाढ़ आती है और नवीन जलोढ़ का सतह पे क्या करती है? निक्षेप करती है और इस भूमि को क्या बनाती है? उपजाऊ बनाती है। इसलिए बाढ़ के मैदान या कछारी मैदान कहा जा सकता है। बिल्कुल ये भी सही है आपका, ठीक है। इसके अलावा इस प्रदेश का विस्तार बुंदेलखंड, मालवा का पठार, विंध्याचल श्रेणी, छोटा नागपुर का पठार, पूर्वी घाट आदि क्षेत्रों में है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसका विस्तार उन राज्यों में है जहां पर नदियां प्रायः क्या लाती है? बाढ़ लाती है। जैसा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश जहां पे घाघरा नदी, बिहार में जहां पर कोसी नदी, फिर पश्चिम बंगाल जहां पे दामोदर नदी, असम जहां पे ब्रह्मपुत्र नदी, ये सब नदियां क्या लाती है? बाढ़ लाती है। उन जगहों पे कौन सी मिट्टी देखने को मिलेगी? खादर मिट्टी देखने को मिलेगी। तो ये तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। यानी कि और पूछ क्या रहा है? उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही पूछ रहा है। तो पहला और दूसरा ये आपका सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कॉफी की खेती के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला, इसके लिए समृद्ध व अच्छे जल निकास वाली दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो ये आपका क्या है? सही है। इसके अलावा कॉफी खेती के लिए 20 से 27 डिग्री के मध्य का तापमान की आवश्यकता होती है। बिल्कुल ये भी सही है, ठीक है। और ये टेम्परेचर बना रहता है दक्षिण भारत में। क्यों? क्योंकि दक्षिण भारत में नीलगिरी की पहाड़ी, याद रखिएगा, दक्षिण भारत में हम किस पहाड़ी की बात कर रहे हैं? नीलगिरी की पहाड़ी, जिसका विस्तार 3 राज्यों में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। यहाँ पर मुख्य रूप से कौन सी फसल होती है? कॉफी की फसल होती है। तो यहाँ का तापमान ऑलमोस्ट इतना एवरेज टेम्परेचर रहता है। तो कॉफी खेती के लिए 20 से 27 डिग्री के मध्य तापमान की आवश्यकता होती है। ये आपका स्टेटमेंट सही है। यानी कि पहला और दूसरा दोनों सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? सही जवाब होगा। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में काली मिट्टी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। काली मिट्टी क्या कह रही है? पहला, काली मिट्टी भीगने पर चिपचिपी हो जाती है। भीगने पर मतलब जब इसमें पानी अधिक पड़ता है तो ये चिपचिपी हो जाती है। याद रखिए, काली मिट्टी में क्ले की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। और क्ले की मात्रा अधिक होने से उसकी जल धारण क्षमता भी अधिक होती है। और जैसे ही आप उसमें पानी डालते हैं या पानी पड़ती है तो वो कैसी हो जाती है? चिपचिपी हो जाती है। चलिए, तो अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि काली मिट्टी में पौधे की समृद्धि के लिए जरूरी नाइट्रोजन और साथ ही साथ फास्फोरस पर्याप्त होता है। जैसा कि आपको पता है कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने कह दिया है कि भारत की सभी मिट्टियों में एनपीके की कमी पाई जाती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की कमी पाई जाती है। तो यहाँ ये कहना कि काली मिट्टी में नाइट्रोजन और साथ ही साथ फास्फोरस पर्याप्त होता है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हो जाना है? गलत हो जाएगा। तो यानी कि पहला ही कथन क्या है आपका? सही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? सही जवाब होगा। बी दूसरा आपको क्या हो जा रहा है? गलत हो जा रहा है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? तो लाल रंग किस वजह से होता है? तो मैग्नीशियम के कारण नहीं, ह्यूमस के कारण नहीं, जीवाश्म की वजह से नहीं। याद रखिएगा, फेरस ऑक्साइड के कारण मिट्टी का रंग क्या होता है? लाल होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है
कि भारत में मृदा का सबसे व्यापक तथा सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है। फिर कह रहा हूं, मृदा का सबसे व्यापक मतलब सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी और सबसे उपजाऊ मिट्टी की बात हो रही है, तो यहां पर आपको पता होगा कि जलोढ़ मिट्टी जो है वो 43% के साथ भारत में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी है। व्यापक तौर पर सबसे ज्यादा विस्तार किस मिट्टी का है, तो आप बताएंगे जलोढ़ मिट्टी का। इसके अलावा काली मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी 15%, और इसके अलावा लेटराइट मिट्टी, शुष्क मिट्टी की बात करें यानी मरुस्थलीय मिट्टी की बात करें तो इसका विस्तार वैसे भी ज्यादा नहीं है। लेकिन उपजाऊ की बात करें तो जनरली कंफ्यूजन होता है कि जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी में ज्यादा उपजाऊ कौन है। तो जलोढ़ मिट्टी नदी द्वारा बहाकर लाए हुए अवसादों के कारण सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है, और काली मिट्टी अपनी जल धारण क्षमता ज्यादा होने की वजह से उपजाऊ होती है। तो उपजाऊ दोनों है, लेकिन अगर फिर भी भारत की सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी की बात करें तो वो कौन सी मिट्टी है, तो क्या बताएंगे जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी भी, और भारत की सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी मिट्टी है, तो क्या बताएंगे जलोढ़ मिट्टी। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में काली मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, यहां पर क्या बोल रहा है, सही नहीं है, आपको गलत ढूंढना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट पंजाब और हरियाणा में पाई जाती है, तो पंजाब और हरियाणा में काली मिट्टी नहीं, कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है, तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है। दूसरा, बेसाल्ट चट्टानों के विकसित हुई है, बेसाल्ट चट्टानों पर विकसित हुई है, तो यहां पर समझिएगा कि बेसाल्ट किसको कह रहे हैं यानी बासाल्ट किसको कहते हैं, तो जमीन के अंदर से निकली हुई लावा चट्टानें जो सतह पे जम जाती है, उसकी डेंसिटी हाई होने की वजह से उसे हम क्या कह रहे हैं, बासाल्ट कह रहे हैं। तो याद रखिएगा जो लावा है, लावा की चट्टान है, वही आपकी बासाल्ट चट्टान कहलाती है। तो सिर्फ बासाल्ट चट्टान लिखने का मतलब किस चट्टान से समझे आप, लावा चट्टान से समझे। तो लावा चट्टानों पर विकसित होती है यानी कि लावा चट्टानों के अपरदन से बनी है, तो ये स्टेटमेंट सही है। अधिकांश महाराष्ट्र में फैली हुई है, बिल्कुल, इसका अधिकांश विस्तार काली मिट्टी का कहां पर है, महाराष्ट्र में है, तो ये आपका स्टेटमेंट सही हो जा रहा है। स्वतः जुताई वाली मिट्टी है, तो भारत की एकमात्र मिट्टी जिसको सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, सिंचाई में जुताई की आवश्यकता नहीं होती, ये खुद से इरिगेशन करने वाली मिट्टी है। ऑप्शन नंबर डी आपका भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पूछ क्या रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। क्यों, क्योंकि इसका विस्तार पंजाब हरियाणा में नहीं है। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है। याद रखिएगा धान की फसल के लिए मिट्टी का उपजाऊ होना सबसे ज्यादा पहली शर्त है, उपजाऊ होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए लेटराइट मिट्टी तो वैसे भी उपजाऊ नहीं होती, कम उपजाऊ होती है, तो यहाँ पे तो धान होगी नहीं। लाल पीली मिट्टी या लाल मिट्टी की बात करें तो इसकी भी जल धारण क्षमता क्या होती है, कम होती है, ये भी उपजाऊ कम होती है। लेकिन यहाँ पर वर्षा ऋतु में आप कौन सी फसल बोते हैं, तो धान की फसल बोई जाती है। ठीक है, वर्षा ऋतु में लाल पीली मिट्टी में धान की फसल होती है। ठीक है, तो ये, लेकिन बात हो रही है धान की फसल सबके लिए सबसे आदर्श मिट्टी कौन सी है। लाल पीली मिट्टी में मुख्य रूप से धान, लेकिन धान के लिए सबसे आदर्श मिट्टी कौन सी मानी जाएगी, तो यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी है। तो काली मिट्टी में भी धान की फसल हो सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा उपजाऊ भारत की कौन सी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी, जहां पे धान की फसल मुख्य रूप से होती है। तो आप देखेंगे पश्चिम बंगाल धान की फसल के उत्पादन में पहला स्थान है, जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र है। पंजाब दूसरा स्थान है, जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश तीसरा स्थान है, जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र है। तो जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से, जलोढ़ मिट्टी में मुख्य रूप से कौन सी फसल हो रही है, धान। तो धान के लिए अगर बात करें आदर्श मृदा की, तो वो कौन सी होगी, तो जलोढ़ मिट्टी होगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही जवाब होगा, ये याद रखिएगा आप। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सबसे अधिक जल धारण क्षमता किसमें होती है। तो मैंने आपको बताया था, ये देखिए यहाँ पे रेतीली बलुई मिट्टी में, तो ये नहीं, दोमट मिट्टी, और तीसरी हो गई चिकनी मिट्टी, और चौथी हो गई बलुई और चिकनी मिट्टी के मिश्रण में। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो सबसे बारीक मिट्टी होगी उसकी जल धारण क्षमता सबसे ज्यादा होगी, और अगर मिट्टी के कण के आकार अगर बड़े हैं तो जल धारण क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो काली मिट्टी का उदाहरण दे रहा हूं आपको। काली मिट्टी में कण का आकार बहुत बारीक होता है, 0.02 mm से भी क्या होता है, कम होता है, इसलिए क्ले की मात्रा अधिक होती है, इसलिए उसमें जल धारण क्षमता क्या होती है, अधिक होती है, इसलिए काली मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। लेकिन वहीं पर अगर मैं मुरुम की बात करूं या मोटे कण वाली मृदा की बात करूं तो उसकी जल धारण क्षमता क्या होती है, कम, क्योंकि मिट्टी के कण का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पे कणों से आप समझ सकते हैं कि किसकी जल धारण क्षमता ज्यादा होगी। तो चिकनी मिट्टी, जिसको और क्या कहते हैं, चीका मिट्टी कहते हैं, जिसे और क्या कहते हैं, क्ले कहते हैं। तो क्ले वाली मिट्टी जो सबसे बारीक होती है, सबसे चिकनी होती है, जिसे आप चीका मिट्टी भी कहते हैं, इसकी जल धारण क्षमता क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। वहीं पर रेतीली या बलुई मिट्टी की बात करें, इसकी जल धारण क्षमता क्या होती है, बहुत ही कम होती है। तो यहाँ पर चिकनी मिट्टी आपके लिए क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे चिकनी मिट्टी के साथ साथ बलुई मिट्टी का मिश्रण कर दिया है, तो इसकी जल धारण क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो चिकनी मिट्टी या अगर चीका ऑप्शन में होगा या क्ले होगा, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा।
तो सबसे अधिक जल धारण क्षमता किसमें होती है? तो ऑप्शन नंबर सी चिकनी मिट्टी आपका क्या होगा? सही जवाब होगा। चलिए, तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। धन्यवाद, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।